स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओके, तो आज पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट्स। आज हमारा जिसमें जिसमें हमने 4 टाइप के फंक्शन पढ़े हमने। आज हमारा टॉपिक है इनलाइन फंक्शंस। ये भी एक टाइप की कैटेगरी है फंक्शंस की। क्या टॉपिक है आज का? इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन ये फंक्शन जैसे मैंने 3-4 क्लासेस पहले बताया था, एक इनलाइन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फंक्शन के पहले। तो पहले आप इसकी एडवांटेज देखें, क्या क्या करता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन तो ये एलिमिनेट करता है फंक्शन कॉल को। इसमें आप फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे नॉर्मल हम जब एग्जांपल लेते थे सम का, सम जहाँ भी कॉल होता था तो फंक्शन डेफिनेशन पे जाता था कंट्रोल। फिर डेफिनेशन के अंदर से अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता था। फिर रिटर्न जब होता था तो फिर वापस जाता था जहाँ से कॉल किया है। तो वो इसमें नहीं होता। तो इनलाइन फंक्शन में लिखना चाहिए ऐसा, एलिमिनेट फंक्शन कॉल। ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इट कैन enable कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, क्या होता है ये कंपाइलर। कंपाइलर नॉट कंपाइलेशन, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स सेफर, इट इज सेफर देन मैक्रोज। मैक्रो क्या होता है हमने नहीं पढ़ा है। तो एग्जांपल देखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है पहले, जो आपका इनलाइन फंक्शन, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो पहले हमने पढ़ा था कि इनलाइन है तो इनलाइन कीवर्ड आएगा यहाँ पर एक ऐसा इनलाइन, इनलाइन सब स्मॉल में। और जो नॉर्मल जो फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है वो रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू और उसका नाम है स्क्वायर, और वो एक आर्गुमेंट लेता है इंटीजर लेट से एक्स। और क्या करता है ये फंक्शन, अभी रिटर्न वैल्यू इसका इंटीजर है और आर्गुमेंट में लेता है एक्स, तो ये कुछ रिटर्न करेगा फंक्शन। हम क्या रिटर्न करा सकते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये स्क्वायर स्क्वायर जो एक्स जो वैल्यू पास करें उसका स्क्वायर रिटर्न करना चाहिए इसको। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न एक्स इंटू एक्स। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, दिस फंक्शन gives us square of any number। ये सिंटैक्स होता है इनलाइन का। इनलाइन लिखते हैं यहाँ पर। अभी यूज कैसे होता है, यूज क्या है इसका, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया इनलाइन का। अभी यूज क्या है इसका, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि आपका एक प्रोग्राम है, हेलो, include stdio.h, और आपका यहाँ पर मैंने मेन लिखा, इंटीजर मेन। एक सेकंड लाइट ऑन कर लो मेरे रूम में।
या तो ये मेरा इंटीरियर मेन फंक्शन है। इसमें आया यूज़र से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीरियर ए, और यूज़र से बोलता हूँ इंटीजर प्रिंट एफ एंटर ए, और यूज़र से वैल्यू लेना है इनपुट में, तो स्कैन एफ यूज़ करना है। इंटीरियर ए न्यूमेरिक टाइप का है तो %d, और स्कैन एफ में एड्रेस ऑफ ए % साइन लगाना है। तो यहाँ पर लेट्स से हमने 10 यूज़र 10 इनपुट करेगा, तो ए की मेमोरी वैल्यू हो जाएगी 10। अभी मुझे स्क्वायर चाहिए, इस नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो एक और वेरिएबल लेंगे यहाँ पर। लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए इक्वल लेते हैं स्क्वायर, अभी के लिए समझने के लिए एक और वेरिएबल है स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर हमें स्क्वायर मिलना चाहिए नंबर्स का, और बाद में प्रिंट करेंगे उसको। तो उसको प्रिंट करेंगे ऐसे, बीच में एक लाइन छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर स्क्वायर ऑफ ए इज न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर। यहाँ फिर मेन का रिटर्न आएगा, रिटर्न 0 या क्लोज होगा। अभी हमको फंक्शन यूज़ करके इसको निकालना है। तो मैंने बताया था फंक्शंस के 3 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, कॉल, डेफिनेशन। यहाँ भी हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, तो सेम सिंटेक्स रहेगा आपका। इनलाइन फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन का नाम है स्क्वायर, और वो एक आर्गुमेंट लेता है इंटीजर इक्वल्स। ओके, अभी कॉल करना है इसको, तो कॉल कैसे करना है? स्क्वायर फंक्शन का नाम, उसमें पास करेंगे ए। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन देना पड़ेगा इसका। डेफिनेशन देंगे, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। इनलाइन और इंटीजर रिटर्न टाइप का वैल्यू है, स्क्वायर फंक्शन का नाम है, और एक वेरिएबल में जो वैल्यू पास करेगी वो आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे रिटर्न ए इंटू ए, स्क्वायर रिटर्न करना है। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, जो इनलाइन नहीं थे, नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था कि हमारा जो कंट्रोल है वो मूव होता था। मतलब जैसे ही फंक्शन कॉल दिखता था कंट्रोल को, तो सीधे आके वो डेफिनेशन ढूंढता था और यहाँ पर जाता था। ये कहीं तो मेमोरी में रहता है और कहीं तो वहाँ जाता है, तो वहाँ जाएगा। फिर जब रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद वापस इसकी ऐसे रिटर्न करने के बाद वापस यहाँ पर उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ऐसे। तो ये ओवरहेड था एक्चुअली, वो मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, एलिमिनेट फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है, और बहुत सारे फंक्शन है तो टाइम और जाएगा। तो ये इनलाइन फंक्शन क्या करता है, अभी इनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इनलाइन फंक्शन क्या करता है, ये इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है जहाँ पर हमने कॉल किया है उसको रिप्लेस किया। ये इंटरनली कंपाइलेशन के टाइम पे जो भी इसका डेफिनेशन है फंक्शन का स्क्वायर का, वो क्या होता है यहाँ पर, ये जो स्क्वायर हमने कॉल किया वो यहाँ पर, ये जो कोड के अंदर फंक्शन के अंदर जो भी हमने डिफाइन किया है वो यहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली वो लिखा जाता है ए इंटू ए, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये रिप्लेस हो जाएगा ए इंटू ए से, और यहाँ पर आपका वेरिएबल जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल बनाया था हमने स्क्वायर करने के लिए। अभी किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया, फंक्शन का नाम भी स्क्वायर है और वेरिएबल का नाम भी स्क्वायर है, तो ये एरर आएगा एक्चुअली। तो स्क्वायर अंडरस्कोर स्क्वायर कर देते हैं इसको अभी के लिए, यूनिक बनाने के लिए। फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम सेम नहीं हो सकता, एरर आएगा फंक्शन। तो ये कंपाइल जब करेगा तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, जो भी कोड है, वो रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। तो इससे क्या है, जो फंक्शन कॉल का जो ओवरहेड था, मतलब कंट्रोल यहाँ से जब कॉल था यहाँ से डेफिनेशन में जाता था और रिटर्न होता था यहाँ से वापस, तो वो नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कोड वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो अभी
सिंगल कोड है। पहले एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं मेरा मोवा एक्सट्रम ओपन करता हूँ, आर से रिस्टार्ट हो गया। क्लियर स्क्रीन करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ आज के नाम की 21 जून। इसके अंदर गया मैं 21 जून और एक फाइल बनाई हमने program.c। मैं इंक्लूड किया फंक्शन, पहले मेन लिखते हैं अपन यहाँ पर, इंटीरियर मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसका रिटर्न वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें इनपुट देंगे ए या फिर नंबर, एक जिसमें वेरिएबल लिख दिया जिसमें वो स्क्वायर सेव करेंगे, तो उसका नाम लिखते हैं अंडरस्कोर स्क्वायर। अभी यूजर को मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर और उस नंबर को रीड करेंगे ए में, तो %d एड्रेस ऑफ नंबर, ये नंबर ले लिया। इसके बाद हमें एक फंक्शन कॉल करना है स्क्वायर करके, उसमें ही नंबर पास करेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा वो स्क्वायर में सेव होगा, अंडरस्कोर स्क्वायर वेरिएबल का नाम ऐसा। और जो स्क्वायर में जो वैल्यू आएगी अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे, स्क्वायर इज %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और किसको प्रिंट करना है, स्क्वायर को, अंडरस्कोर स्क्वायर। ओके, ये प्रिंट करने के बाद हम एक न्यू लाइन ऐड करेंगे। और अब ये फंक्शन तो है, लेकिन इस फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। डिक्लेरेशन, ये तो कॉल है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज फंक्शन कॉल। अभी इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर कैसे करते हैं, सेम इनलाइन फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम है स्क्वायर, एक आर्गुमेंट लेगा, तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी डिफाइन डेफिनेशन भी देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो एरर आएगा कि स्क्वायर का डेफिनेशन नहीं मिल रहा है उसको। तो डेफिनेशन कैसे देना है, लाइन इंटीजर स्क्वायर, एक आर्गुमेंट पास होगा इसमें ए फॉर एग्जांपल, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे इसका नंबर का स्क्वायर ए इंटू ए। ओके, तो इसको हम रन करके देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तो इसको मैं सेव करता हूँ, अब जीसीसी से कंपाइल करता हूँ। कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, मिस्टेक देखो, अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्क्वायर, इस तक गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर को डेफिनेशन नहीं मिल रहा, क्यों, एक मिनट, कुछ तो इस मिस्टेक किया है मैंने, लगता है कुछ मिस्टेक, या तो इनलाइन का फंक्शन कॉल ये है, फंक्शन डिक्लेरेशन ये है, और डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन इनलाइन फंक्शन में स्पेलिंग बराबर है, कुछ मिस्टेक है इसमें, लगता है डिक्लेरेशन अलाउड नहीं रहता है इसमें से कुछ, एक मैं चेक करता हूँ। मैं इसको यहाँ से कमेंट करके देखते हैं।
ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है। वार्निंग है, वार्निंग भी नहीं आना था एक्चुअली। कुछ प्रॉब्लम है इसमें। स्पेलिंग तो बराबर है ना स्क्वायर की, चल क्यों नहीं रहा है प्रोग्राम ये? एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। और यार ये कंपाइलर में ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता एक्चुअली, तो यहाँ पर आपको इनलाइन यूज़ करना है तो स्टैटिक साथ में लिखना पड़ेगा। सब कंपाइलर में इसमें अलाउ नहीं करता एक्चुअली, नहीं तो हेडर फाइल के अंदर लिखना। अभी के लिए याद रखो कि इनलाइन यूज़ करना है कि सेम फाइल में, तो स्टैटिक लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको कंपाइल करते हैं, program.c, ये कंपाइल हो गया। मैं रन करता हूँ, एंटरिंग नंबर 5 और 5 का 25। तो कैसे काम कर रहा है ये, जो मैंने बताया पहले कि जो ये फंक्शन की डेफिनेशन का जो पार्ट है इंटीजर a इंटू ए, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो ये इंटरनली कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडरस्कोर स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। यही फ़ायदा है इनलाइन का। तो कैसे पता करेंगे क्या हो रहा है बैकग्राउंड में? तो हम क्या करते हैं कि वो जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, कंपाइलेशन के स्टेप्स पढ़े थे, राइट? कौन कौन से स्टेप्स थे वो? कंपाइलेशन स्टेप्स पढ़े थे ना हमने पिछली क्लास में। कंपाइलेशन स्टेप्स कौन कौन से थे वो? सबसे पहले सोर्स आएगा program.c, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग होगी, प्री प्रोसेसिंग होने के बाद कंपाइलेशन होगा, कंपाइलेशन होने के बाद असेंबली होगी,
असेंबली होने के बाद लिंकिंग होगी, जिसने क्लास मिस किया है वो पुराने वीडियो जाकर, इसके बाद एग्जीक्यूटेबल बनेगा। ऐसा होता है बैकग्राउंड में। तो अभी हमको मैनुअली ये स्टेप्स करके देखना पड़ेगा ताकि हम देख पाए कि वो इनलाइन फंक्शन जो रिप्लेस हो रहा है किस स्टेज पे हो रहा है वो। ओके, तो वापस जाता हूँ मैं यहाँ पर गया मैं। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करना है हमें इस प्रोग्राम की। डिलीट कर देता हूँ मैं ये rm.out। अभी सिर्फ सोर्स फाइल है हमारे पास। तो क्या कमांड था उसका, gcc। अभी तो प्रोग्राम में कितनी लाइन है, प्रोग्राम में कितनी लाइन है, 25। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि ये जो प्री प्रोसेसर क्या करता है, हैश इंक्लूड जो इंक्लूड कर रहा है इंक्लूड हेडर फाइल को, उसका जो भी कंटेंट है वो भी स्टार्टिंग में पेस्ट कर देगा। तो अभी 25 लाइन्स है, लेकिन प्री प्रोसेसिंग के बाद नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जाएंगी। तो प्री प्रोसेसर वाली फाइल जनरेट करके देखते हैं। gcc -e फ्लैग पास करते हैं, प्रोग्राम सी, और इसमें ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी प्रोग्राम डॉट आई सिंटेक्स होता है प्री प्रोसेसिंग के बाद जो फाइल जनरेट होती है, स्टैंडर्ड है ये जनरेट किया। तो अभी वापस खोलूँगा इसको खोलूँगा तो आप देखोगे ये प्रोग्राम तो हमारा एंड में है, लाइन नंबर 704 से 741 से 764 तक ये पूरा हमारा कोड है। लेकिन इसके पहले जो हमने इंक्लूड की थी हेडर फाइल, उसका कंटेंट कितना है देखो, 70 लाइन नंबर 74 है, और ये लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 74 तक कहाँ गया, 74 नहीं, कितना था वो, 774, मतलब ये यहाँ तक 740 लाइन उसने ऐड कर दी। 740 लाइन थी stdi.h हेडर फाइल, तो उसने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, हमारा इनलाइन फंक्शन जो कॉल है वो एज इट इज है 752 पे। तो इस लाइन पे वो रिप्लेस नहीं हुआ, वो रिप्लेस होगा कंपाइलेशन के टाइम पे। तो दूसरे स्टेप पे जाता है, ये हमारा प्री प्रोसेसिंग हुआ। अब हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं इसका, असेंबली बनाते हैं, असेंबली फाइल। नेक्स्ट है असेंबली, राइट। तो उसका सिंटैक्स है gcc-s program.i। इनपुट में आई देंगे, जो प्रीवियसली बिल्ड हुई फाइल हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बनी है .i, और इससे बिल्ड करेंगे एक ऑब्जेक्ट फाइल जिससे ये सारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी असेंबली इंस्ट्रक्शंस में। तो इसका एक्शन होता है एस मीन्स असेंबली। तो ये बिल्ड हुई। अभी मैं फिर से इसको देखता हूँ, जो फाइल जनरेट हुई है .s को, तो देखो आप सारे असेंबली इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गया कोड। जिसको असेंबली आती है उसको समझ में आएगा ये असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली बन गई। अब असेंबली के अपन इसको ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे, कंपाइल करेंगे इसको असेंबली को। तो gcc-c यूज करते हैं फ्लैग, प्रोग्राम डॉट इनपुट में क्या देंगे, .s देंगे, राइट। .s इनपुट, इसको इनपुट जाएगा .s, और बाद में जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी प्रोग्राम .o बनेगी यहाँ पर, ठीक है। इसको कंपाइल हो गई। अगर मैं इसको देखूँ प्रोग्राम .o तो दिखेगी क्या, नहीं, बाइनरी नहीं दिखेगी, लेकिन एक्सपांड हो गई होगी, वो इनलाइन फंक्शन को एक्सपांड कर दिया होगा इसने यहाँ पर। अब दिख नहीं रहा है यहाँ पर, देखो स्क्वायर इज %d, इसके पहले आई लाइन, देख नहीं पा रहा हूँ मैं इसको। कुछ लाइन आपको दिखेंगी एज इट इज, तो ये फाइल फॉर्मेट है वो, ठीक है। एंटर ए स्क्वायर इज, दिखा नहीं पा रहा, ऐसे दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन एक्सपांड हो गई वो। साइज देखो, इसमें .c में 346 बाइट था। ये प्री प्रोसेसिंग हुई तो हेडर फाइल की जो कंटेंट है वो फाइल में आया, तो और फाइल बड़ी हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, असेंबलिंग हुई उसकी, .s फाइल बनी, इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो गई, असेंबली इंस्ट्रक्शंस में, तो फाइल थोड़ी छोटी हो गई। फिर बाद में ऑब्जेक्ट फाइल बनी, ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं हो सकती, तो होती यूजली, तो हम एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, इस कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद एक और स्टेप है, प्रोग्राम डॉट आउट ओ को आप लिख दो ए डॉट आउट। तो ये क्या हुआ, और हाइफन ओ पास करना पड़ता है, हाइफन ओ। ये क्या है, कुछ मिसिंग है इसमें,
cannot use executable a.out. program.o सही तो है ये, -o a.out cannot use the file as input to linker. gcc program.o सब बराबर तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसी को एरर दिख रहा है इसमें? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले .c फाइल थी, प्रोसेसिंग के बाद हमने .i बनाई, .i के बाद असेंबली बनाई, असेंबली के बाद .o ऑब्जेक्ट फाइल बनाई। या तो ऑब्जेक्ट फाइल जब बनाई उसमें हमने कुछ गलत सिंटेक्स फॉलो किया, आप एरो करके देखते हैं पूरा प्रीवियस कमांड को। ये .s से .o बनाई, सही कमांड तो सही है ये। और आई थिंक स्मॉल सी है, क्या स्मॉल सी होता है, कैपिटल सी लिख दिया, गलत है वो, इसलिए वो फाइल बराबर बनेगी थी। अब मैं .c यूज़ करना है कंपाइल करने के लिए, बाय मिस्टेक मैंने कैपिटल सी ये वाली कमांड। अब फिर से मैं इसको फाइल बनाऊंगा तो ये तो बन गई, अब एरर नहीं आया। अब मैं इसको रन करूँगा तो रन हो जाएगा 10। तो रिप्लेस हो रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। मैं फाइंड आउट करके बताऊंगा कोई दूसरा वे है बाइनरी पता करने का, कि एग्जीक्यूटिबल में पता करने का, .o में एक्चुअली बेसिकली इस फाइल में पता करने का कि वो रिप्लेस होकर कैसे दिख रहा है कोड, बाद में चेक करके बताऊंगा। मैं वापस फाइल को खोलता हूँ तो ये रिप्लेस होता है एक्चुअली। तो अगर मैं ये तो देखो एक ही फाइल, एक ही एग्जाम्पल था, एक ही लाइन थी, तो मल्टीपल कोड है, मल्टीपल मैनिपुलेशन कर रहा है उसमें, तो वो भी कर सकते हैं आप, मल्टीपल कोड लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर की जगह कुछ आपका गेट रिजल्ट और समथिंग, ए पास किया, और ए पास करने का हमने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया, जैसे इंटीजर x इज इक्वल टू 10 किया, इंटीजर y इक्वल टू 20 किया, और फिर ए में तो वैल्यू है ही, तो रिटर्न किया हमने यहाँ पर कुछ, रिटर्न a इंटू बी, ए इंटू एक्स इंटू वाई, कुछ भी वैल्यू, और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने फंक्शन चेंज कर दिया एक्चुअली, तो गेट रिजल्ट आएगा, और डिक्लेरेशन में मैंने चेंज करना पड़ेगा मुझे, गेट रिजल्ट। अब देखते हैं रन होता है क्या, ये कुछ एरर तो नहीं दिख रही है मुझे, कंपाइलेशन एरर तो नहीं दिख रही है एटलीस्ट, सिंटेक्स वगैरह, तो देखते हैं, कंपाइल करता हूँ फिर से, मैं स्टेप बाय स्टेप कंपाइल नहीं करूँगा, डायरेक्ट कंपाइल करूँगा मैं। देखो बन गई फाइल, एग्जीक्यूटेबल बन गई, उसका टाइम 11:32 है, मैंने अपने सिस्टम को टाइम से वेरीफाई किया, टाइम सही है, अभी मैंने 10 किया, तो देखो 2000 कैसे, हमने 10 इंसर्ट पास किया, 10 इंटू 10 100 इंटू 20 2000, ऐसे तो आप कुछ भी कोड लिख सकते हो। तो लेकिन इस अप्रोच का एक प्रॉब्लम है कि मैंने अगर ये फंक्शन 10 बार कॉल किया तो 10 बार वो 3-3 लाइन का कोड वहाँ रिप्लेस कर देगा, तो बाइनरी का साइज बढ़ जाएगा एक्चुअली, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। तो फॉर एग्जांपल अभी बाइनरी का साइज, सॉरी एग्जीक्यूटेबल का साइज है अपना 16144, ठीक है। अब मैं इस फाइल के अंदर गया और मैंने सेम फंक्शन 10 बार कॉल किया, कॉपी करते हैं इसको, कैसे करते हैं शायद वाई कमांड मोड में आके वाई और पी, हाँ पी से पेस्ट होगा, ये कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको वाई से कॉपी होता है, लेकिन वाई कब प्रेस करना है कीबोर्ड से, एस्केप दबा के, इंसर्ट मोड में नहीं होना चाहिए आप,
तो लाइन पे जाके वाई वाई करोगे आप 2 बार वाई वाई, और फिर पी दबाओगे नीचे आके, तो पेस्ट कर देगा वो, ऐसे पी से पेस्ट हो जाएगा। तो ये कितने बार कॉल कर दिया मैंने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 बार कॉल किया। तो 14 बार ये जो इसका डेफिनेशन है फंक्शन का, ये जो 3 लाइन है, हर एक कॉल को रिप्लेस कर देंगे। तो 14 into 3 42 लाइन ऐड हो जाएंगी एक्स्ट्रा। तो देखना बाइनरी का साइज बढ़ जाएगा। अभी इसको सेव किया मैंने, बाइनरी का साइज क्या था 16144, ठीक है। अभी मैंने फिर से कंपाइल किया और चेक किया, तो देखो सेम है। या तो कुछ कंपाइलर ने ऑप्टिमाइजेशन किया लगता है, ऑप्टिमाइजेशन भी करता है कंपाइलर, ऑप्टिमाइजेशन भी करता है कंपाइलर। अपने इनलाइन फंक्शन यूज किया, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है इसलिए बढ़ा नहीं यहाँ पर। किसी दूसरे कंपाइलर पर करोगे शायद तो ऑप्टिमाइजेशन ना करे। एक फ्लैग भी है जीसीसी कंपाइलर का जिसमें ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप कर सकते हो आप। मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा फ्लैग है। अभी तो सेम बाइनरी का फाइल सेम हो रहा है, भले हम 14 बार कॉल किया। एक मिनट डिलीट करके देखता हूँ फाइल को, पहले फिर से कंपाइल करता हूँ। अभी देखता हूँ एग्जीक्यूटेबल का साइज अभी भी उतना ही है। तो हमको ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है आई थिंक ये कंपाइलर। दूसरा कोई आप विंडो पे करोगे तो शायद ना हो, लेकिन इसमें आप एक फ्लैग जीसीसी में पास कर सकते हो जिससे कि ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। अभी कोड रीयूज कर रहा है वो, कहीं एक सिंगल जगह लिख रहा है वो इनलाइन फंक्शन का डेफिनेशन और उसको वहाँ जाके कॉल कर रहा है। तो एक फ्लैग है जीसीसी का, जीसीसी ट्राई करके देखते हैं, जीसीसी हाइफन एफ नो इनलाइन और प्रोग्राम डॉट सी ना, ये तो उसको समझ नहीं रहा है। फ्लैग एफ एन ओ इनलाइन और लाइन नहीं, इनलाइन है यहाँ पर, तो ऐसे फ्लैग पास किया। अभी देखते हैं फाइल में, अभी भी वही है। एक और पास करते हैं इसको, हाइफन ओ, ये दिस इज ओ टू, इग्नोर कर सकते हैं, वार्निंग है। देखो ये फाइल का, देखो ये फाइल का साइज बढ़ गया। सेम साइज बता रहा था कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो जाते हैं एग्जीक्यूटेबल के अंदर, तो टाइम कम लगेगा रन होने में। तो ऐसे आप ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप भी कर सकते हो। देखो बाइनरी साइज बढ़ गया। ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप नहीं करना है आपको, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा था कि आप फ्लैग का यूज करके मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये था इनलाइन फंक्शंस। आप लोग प्रोग्राम बना के देखो आपके सिस्टम में, समझेगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें किसी को डाउट है? ओके, अजीम नहीं है। तो जो दूसरा, हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है प्रोग्राम में, यहाँ देखते हैं। हाँ, वो सेंट, गुड क्वेश्चन। तो हम अभी करके देखते हैं एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर पे। एक ही फाइल के अंदर आप लिख रहे हो ना इनलाइन, एक ही फाइल के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो, एक ही फाइल में आप उसी फाइल में कॉल कर रहे हो, उसी में डेफिनेशन दे रहे हो, तो बिना स्टैटिक के रन नहीं करेगा। तो मैं बताता हूँ, दूसरे कंपाइलर पे रन करके देखते हैं। आप खुद की सेपरेट हेडर फाइल बना रहे हो और उसके अंदर डिक्लेयर कर रहे हो इनलाइन को, तो चल जाएगा वो। तो हम करके देखते हैं यहाँ पर। ये सी है, ये भी आई थिंक जीसीसी कंपाइलर यूज करता है ये पोर्टल भी, लेकिन हमको और कुछ यूज करना पड़ेगा, विंडोज। हाँ, करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इनलाइन ही लिखा, स्क्वायर इंटीजर पास कर रहे हैं और एक नंबर रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर हमने इसको डिफाइन किया इनलाइन
इंटीजर स्क्वायर वेरिएबल में वैल्यू ली इंटीजर एक्स और ए, और यहाँ से मैं रिटर्न किया a इंटू ए, और यहाँ पर लिख दिया अपन ने, यहाँ पर एक वेरिएबल किया इंटीजर और s, और s इक्वल टू स्क्वायर, इसमें पास किया, हार्ड कोड कर दिया भी 5, और फिर s में जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया, न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू s, तो यहाँ s प्रिंट किया, और यहाँ मैसेज डाल दो स्क्वायर एस सी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अनडिफाइंड रेफरेंस स्क्वायर सेम फाइल में कर नहीं सकते आप, सी में आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। हम इसका डिटेल में बाद में देखेंगे जब स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो आप स्टैटिक पढ़ोगे तो बराबर आएगा। अभी कोई दूसरा कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर बेस्ड ऑन विजुअल स्टूडियो, हमको ऐसा कंपाइलर चाहिए, ये जो कंपाइलर ये भी लिनक्स पे कंपाइल करता है, और हम जो कोड लिख रहे थे वो भी लिनक्स पे कंपाइल कर रहे हैं, हमें विंडो पे चेक करके दिखना है। विंडो पे मेरे साथ मशीन पे है कुछ देव सी प्लस प्लस, ये पुराना कंपाइलर बहुत पुराना 1990s का, इस पे देखते हैं करके, पुरानी नहीं हो रही, सी प्लस प्लस है लेकिन देखते हैं। प्रोग्राम डॉट सी यहाँ पर बना हुआ फाइल ऑलरेडी, इंटीजर सम और रिजल्ट और s इक्वल टू स्क्वायर 5 पास किया मैंने, और यहाँ पर यहाँ लिखा इनलाइन इंटीजर स्क्वायर, एक नंबर पास करेंगे, और यहाँ पर प्रिंट की जगह यहाँ लिखेंगे मैसेज एक स्क्वायर इज परसेंटेज डी और s वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर आके इनलाइन फंक्शन डिफाइन करेंगे, इनलाइन इंटीजर रिटर्न टाइप है स्क्वायर, और एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर x या एक कुछ भी ले सकते हैं आप, और यहाँ पर इसके अंदर से इसको एक रिटर्न कर देंगे स्क्वायर x इंटू एक्स। ओके, तो ये देखता है कंपाइलेशन एरर देता है क्या, फाइल पे जाके इसको सेव करना है, सेव, और ये कंपाइल पे जाके कंपाइल करना है। एरर्स 3, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, ये क्या है, ये बहुत पुराना कंपाइल, इसमें अलग आ रहा है, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, ऐसा क्या, लर्न इंटीजर स्क्वायर सही तो है, इस लाइन में बोलता है एरर है, सेम ही कोड लिख रहा है ना जैसे हमने पहले लिखा था, कोड तो सेम है, और ये क्या है, इसी लाइन पे एरर दे रहा है। ओके, ये एक्चुअली पुराना कंपाइलर है, ये साथ में लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप ऐसे लिखो इंटीजर एस सेपरेट लिखो, अब कंपाइल करो, इसको सेव किया मैंने, सेव, अभी फिर से कंपाइल किया, दो एरर है, इसी लाइन में एरर है, तो अब हमको स्टैटिक लिखते हैं, इसमें भी नहीं चल रहा है वो, तो आपको स्टैटिक चाहिए, एक ही फाइल के अंदर लिख रहे हो आप, इनलाइन यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो स्टैटिक साइड लिखना, आई थिंक इसमें नहीं चलेगा, इसमें चलना चाहिए, इसमें भी सेम इशू है, तो एक ही फाइल में लिख रहे हो आप, तो नो तो चल ही नहीं रहा, क्या गड़बड़ है इसमें, स्क्वायर फंक्शन का नेम गलत मिल रहा है, स्क्वायर मी एग्जिस्टिंग फंक्शन तो नहीं करेगी, स्क्वायर मी नाम चेंज करते हैं फंक्शन का, स्क्वायर मी स्टैटिक इनलाइन इंटीजर स्क्वायर मी इंटीजर एक्स, और स्टैटिक इनलाइन इंटीजर स्क्वायर मी, ये बहुत पुराना कंपाइलर है तो शायद इसमें कुछ चीज़ें सपोर्ट, ये शायद सपोर्ट ही नहीं करता होगा, देखते हैं, सेव, यस, कंपाइल,
सेम एरर है, ये सपोर्ट नहीं करता। एक कोड किस ईयर बना है कंपाइलर, अबाउट में गया, ये बना है 1992। अच्छा ये सपोर्ट नहीं करता है क्या ये? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। वेट, does turbo C++ compiler support static inline functions? सपोर्ट तो करता है लेकिन चला क्यों नहीं सर? यहाँ तो चल रहा है, उसमें नहीं चल रहा है, ये सब सेम है। सिंटेक्स बराबर था क्या? हेडर फाइल फर्स्ट लाइन में कोई एरर तो नहीं थी? देखते हैं ओपन करके फिर से। नहीं, फाइल वाला तो बराबर है, स्टैटिक इनलाइन। नेक्स्ट क्लास में देख चेक करके बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा है इसमें। चलना चाहिए इसमें भी, बट आपको एक ही फाइल में लिखना था। अभी स्टैटिक आप याद रखो, स्टैटिक करना पड़ेगा। हम जब हेडर फाइल पढ़ेंगे, खुद की हेडर फाइल बनाना पड़ेंगे, तो उसमें हम ना हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर करेंगे फंक्शंस को। ठीक है, अभी कितना टाइम बचा है? टाइम बचा है 20 मिनट्स। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है रिकर्सिव फंक्शन। क्या है? रिकर्सिव फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं? उनको बोलते हैं फंक्शन when function, any function call itself is known as recursive function। खुद को कॉल करेगा तो उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलता है। अभी ये रिकर्सिव फंक्शन का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है कि it will keep on calling itself, खुद को कॉल करते रहेगा until some condition is met and we break the recursive call। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं वो एग्जांपल देता हूँ, सिंटैक्स देता हूँ, एग्जांपल ही देता हूँ सिंटैक्स क्या है इसमें। हमने एग्जांपल है मेन फंक्शन, मेन ध्यान से देखना, मेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा कोड, हेडर फाइल इंक्लूड की और हमने लिखा इंटीजर मेन या लिखा printf, न्यू लाइन नहीं यूज करते हैं इस बार, न्यू लाइन तो लिख देते हेलो। और यहाँ से फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? जो फंक्शन का नाम है उसी को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। तो फंक्शन कॉल अपने पहली क्लास पे से पढ़ा है कैसे कॉल करते हैं। ये फंक्शन है, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल कैसे करना है? जो फंक्शन का नाम है उसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। अगर वो फंक्शन रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको यूज़ करना है। अभी यहाँ तो देखो
फंक्शन रिटर्न तो करता है कुछ इंटीजर वैल्यू, लेकिन आर्ग्यूमेंट में कुछ पास नहीं कर रहा है इस लाइन पे। और यहाँ पर हम जो रिटर्न कर रहा है उसको भी हम एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। एग्जांपल देखो तो कोड कैसे रन होगा, ये एग्जीक्यूटेबल यहाँ पर आएगा, मेन पे जाएगा, मेन से यहाँ पर आएगा, ये प्रिंट करेगा हेलो, ये स्क्रीन पर प्रिंट करेगा हेलो, ये हेलो प्रिंट किया। अब इसके बाद ये जाएगा, ये देखिए मेरे तो फंक्शन कॉल है, तो इस फंक्शन का डेफिनेशन देखेगा ये कंट्रोल। तो डेफिनेशन कहाँ है इसकी, डेफिनेशन मिलेगी इसको यहाँ, तो यहाँ वापस जाएगा, यहाँ आके फिर अंदर आएगा, फिर से प्रिंट करेगा हेलो, हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर से मेन देखेगा, अरे मेन फंक्शन कॉल है, तो डेफिनेशन पे जाएगा, डेफिनेशन कहाँ मिलेगी इसको यहाँ, तो वापस फिर से यहाँ चला जाएगा, यहाँ के बाद फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा। तो ये ऐसे ऐसे ना ये इन्फाइनाइट टाइम करते रहेगा। इसको बोलते हैं रिकर्शन। इसको प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्शन, और जो मेन है वो है रिकर्सिव फंक्शन है ये, इसको बोलते हैं रिकर्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्शन। और जो यहाँ पर मेन है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इज अ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो ये चलते रहेगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट विल कीप ऑन कॉलिंग इटसेल्फ अंटिल सम कंडीशन इज मैट। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कॉल करने के पहले कि वो कंडीशन मैट हो जाए तो हम बाहर आ सकें। ठीक है, तो हम इसको पहले रन करके देखते हैं, इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कैसे बिहेव कर रहा है ये। तो एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पर, vi program 2.c include open angular bracket stdio.h bracket angular bracket close integer main। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड है रिटर्न करूँगा मैं, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ जैसे होगा प्रिंटर। यहाँ पर हेलो प्रिंट करता हूँ, स्पेस देता हूँ। न्यू लाइन क्यों नहीं ऐड करा, ताकि मैं एक ही लाइन में देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, न्यू लाइन पे नहीं। अब इसके बाद मैंने फिर से सेम मेन फंक्शन को कॉल किया, तो ये जो मेन फंक्शन है ये जाएगा हमेशा जंप करेगा डेफिनेशन पे इस लाइन पे, और ये एक दूसरे को ये फिर से चलते रहेगा रिकर्सिवली। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एस्केप शिफ्ट कॉलन wq gcc प्रोग्राम 2.c। इस बार बाइनरी का नाम हम स्पेसिफाई कर देते हैं कुछ -o, इसको बोलेंगे हम लोग रिकर्सिव डॉट बिन, या बाइनरी या आउट या फिर बिन, कुछ भी हम बिन लिखते हैं इस बार, बिन ये हमारा नाम है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैं कंपाइल किया, इसको कंपाइल हो गई, कंपाइल होने के बाद वेरीफाई करेंगे बाइनरी बनी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रिकर्सिव, ये देखो ये ना एक कॉल कर रहा है, रिकर्शन हो रहा है। देखो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है, ओएस क्या करता है, जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो स्टैक यूज करता है, रैम के अंदर एक स्टैक पार्ट होता है वो यूज करता है, और उसको एक फिक्स लेंथ देता है, भाई इतने मेमोरी साइज का स्टैक देंगे हम आपको। तो जब ये हम बार बार कॉल कर रहे हैं तो स्टैक फिल हो रहा है बार बार, वो फिल होता है, फिल होने के बाद ओएस देखता है वो फिल हो रहा है, और ये बाइनरी ना वो इसको समझता है ये बाइनरी सेम काम बार बार कर रही है, तो वो क्रैश कर देती है बाइनरी को। तो ये कोडम बना सेगमेंटेशन फॉल्ट, कोडम बना, तो यहाँ क्रैश हो गई बाइनरी। तो लिनक्स की जब बाइनरी क्रैश होती है तो वो किसी बहुत सारे डिफरेंट रीजन से क्रैश हो सकती है। तो यहाँ पर किस कारण से क्रैश हुई, सेगमेंटेशन फॉल्ट आया। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब आप मेमोरी के ऊपर कुछ इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, या तो उस मेमोरी जो दी हुई उसके बाहर जाने की कोशिश करते हो, या फिर ओवर यूज करते हो उसका, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। और कोडम बनता है, कोडम मीन्स बाइनरी जब रन हो रही थी उस टाइम पे किस लाइन पे वो क्रैश हुआ, वो सब डिटेल होता है। कोडम एक फाइल बनती है, तो यहाँ देखूंगा मैं, ये कोडम यहाँ तो नहीं बनी, लेकिन आप फिर से रन करोगे इसको तो फिर से एक और कोडम बनेगी, ये रन हो रही है, ये देखो फिर से वो क्रैश हो गई बाइनरी। तो बाइनरी जब क्रैश होती है लिनक्स में तो एक कोडम बनता है, वो
लोकेशन क्या होगी इसकी, एक मिनट, लोकेशन भूल गया, शायद बिन में रहती है वो, और मुझे चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ। फाइल देखते हैं हम, कोड डंप देखते हैं, फाइल बताना जरूरी है मुझे। हाँ, इधर देखता है, इधर रहती है कैट cd proc sys kernel, इस डायरेक्टरी में रहना चाहिए। इस डायरेक्टरी में कहाँ रहेगी, vi और पैटर्न, ये बन रही है यूजर शेयर एपीपी पोर्ट के अंदर। इस पे जाते हैं, cd यूजर शेयर, क्या था, एपीपी पोर्ट, एपी पोर्ट, इसके अंदर जो डीएमपी करके होगी फाइल, डीएमपी या तो नहीं है या तो कुछ, डब, ये वाली, ये डब नहीं है और किसी का है ये फाइल, ये तो 29 जुलाई को बनी है, डेट भी तो देखो आप, डेट भी देखना है, यहाँ बनी नहीं। एक कमांड है लिनक्स में, वो डंप लिस्ट, डंप ctl लिस्ट, नहीं ये तो है नहीं, वो कमांड ही नहीं है। चल चेकर इनेबल होना चाहिए, और इनेबल होने के लिए चेकर इनेबल है कि नहीं, यू लिमिट -c कोडम्प बनना अलाउड है कि नहीं, यू लिमिट -c से चेक करते हैं, 0, और 0 मीन्स कोडम्प बनना डिसेबल है, हम उसको इनेबल करेंगे पहले, इसलिए दिखी नहीं अपन को। इनेबल कैसे करना है, ये यू लिमिट कमांड से इनेबल करना है -c अनलिमिटेड, इससे इनेबल हो जाएगा। फिर से चेक करेंगे इनेबल हुई कि नहीं, देखो अनलिमिटेड मीन्स इनेबल हो गई। अब मैं वापस प्रोग्राम में जाऊँगा, अभी तो मैं और किसी, कहाँ पर हूँ डायरेक्टरी में, मैं इधर हूँ, मैं होम डायरेक्टरी में जाऊँगा, होम डायरेक्टरी पे ऐसे टिल्ड साइड से जाते हैं, और यहाँ पर अपना आज की डेट का फोल्डर है 21 जून, तो मैं फिर से रन करता हूँ रिकर्सिव, तो फिर से ये क्रैश हो गई बाइनरी, कोडम्प बनी, कोडम्प बनी। अब ये बनी कहाँ पर, वेरीफाई करता हूँ, एक बार फिर से उसमें जाता है, यूजर के अंदर बनी क्या, यूजर ऐप, क्या था वो फोल्डर, आप एरो से देखता हूँ कहाँ पर था मैं, एयरपोर्ट के पहले यूजर शेयर, यूजर शेयर ऐप, यूजर शेयर में था क्या, मैं यूजर शेयर नहीं था, एयरपोर्ट था तो इसी के अंदर। अभी यहाँ पर दिख रही है आपको डंप फाइल, आज की डेट की, आज है 21 जून, तो फाइल देखना जरूरी है, उससे आपको मुझे समझाना है कि कैसे उसमें वो फाइल दिखती कैसी है। इस यहाँ तो नहीं है,
इस फाइल में दिखता है, इस फाइल से तो हमने वेरीफाई की थी, इस फाइल में दिखता है कहाँ पर जनरेट करता है कोड डंप सिस्टम sys kernel core पैटर्न। ये यूजर शेयर ऐप पोर्ट में दिखना चाहिए, और 2 बार ऐप पोर्ट है क्या, एक से ls-ltr, ये हम पाथ में देखते हैं क्या क्या है। ये तो फाइल है, बाइनरी नहीं है, इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, फाइल है। इसको फिर से देखता हूँ, आज का डेट का तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, 2023 2025 20 ये ईयर, ये तो फाइल का साइज है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। कमांड थी core dump ctl, इसको इंस्टॉल करता है, इसी बताया कितनी कहाँ फाइल बनी है, पेस्ट किया, इंस्टॉल किया, क्या पासवर्ड है, और sudo, ये क्यों नहीं चल रहा है, मैनुअल sudo to be configured to correct the problem, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। कुछ तो फिक्स कर रहा है वो। जिसके पास लिनक्स सिस्टम हो, सेम प्रोग्राम रन करके देखना, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, वो क्रैश हो रही बाइनरी, उसका कोड हम ये बना क्यों नहीं रहा है, मैंने काफ़ी टाइम से इस पे शायद इस पे कभी देखा ही नहीं कोड डंप। और ये कमांड चल जाएगी हमारी कोड डंप ctl, तो हम देख पाएंगे कहाँ का है कोड डंप। देखते हैं, वेट करते हैं इसका, टाइम ज़्यादा बचा नहीं, 2 मिनट ही बचे। ये सेटअप कर रहा है ये, where crash, फिर इसको डुप्लीकेट करता है, cd where crash में है क्या, आज का डेट क्या है, टुडे इज 21st, ये तो पुरानी फाइल है, 28 जून की है, मुझे आज की चाहिए, नहीं ये नहीं है। वह क्रैश में भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें फिक्स करके बताऊंगा, कोडम हम जनरेट करके देखेंगे, बताऊंगा कैसे कोडम को डिबग करते हैं, कोडम बनती है क्रैश होती है तो, और बाद में जब आपको उसको पता करना है, एनालाइज करना है कहाँ से क्रैश हुई, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी कुछ डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।